नमस्कार। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के चौथे सप्ताह में आपका स्वागत है। इस सप्ताह में हम यूज़र पर्सपेक्टिव, उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो उपयोगकर्ता है उसको केंद्र में रख के उसके बारे में जानते हुए, उसकी ज़रूरतों को जानते हुए, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सभी को जानते हुए उसके बारे में एक अच्छा सिस्टम बनाना है जिससे कि वह अपना कार्य सरलता से, सुगमता से, प्रभावशाली तरीके से कर सके। तो इसलिए हमें यह बहुत ज़रूरी है कि हम यूज़र के बारे में, जो उपयोगकर्ता है उसके बारे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम पता कर सकें। जो भी उत्पाद या हम सेवा बनाना चाहते हैं, किस तरह के, कितने भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के आपके उपयोगकर्ता हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके दृष्टिकोण के हिसाब से हम अपने उत्पाद या सेवा को अच्छे से बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक क्विक रिकैप। पिछले सप्ताह में हमने डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में सीखा था, हमने डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में सीखा था, हमने सीखा था कैसे ये दोनों इंटरेक्शन डिज़ाइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में सीखा था। हमने सीखा था कैसे डिज़ाइन थिंकिंग के माध्यम से हम पहले अपने यूज़र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, उनसे सहानुभूति रख सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उनकी अपेक्षाओं को समझ सकते हैं। उसके बाद हमने डिज़ाइन प्रोसेस के माध्यम से सीखा था कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, स्टेप बाय स्टेप से, कैसे हम जो भी हमारे उपयोगकर्ता हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे हम उसको कंक्रीट तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर एक ट्यूटोरियल भी किया था जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। हमने फिग्मा टूल पे व्यवहारिक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी किया था और वीकली असाइनमेंट के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आपको डिज़ाइन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में जितना कुछ सीखा था आप उसको अपने आप को मूल्यांकन कर सके होंगे। इस सप्ताह में हम, जैसा कि हमने शुरू में मेंशन किया था, कि हम यूज़र पर्सपेक्टिव यानी कि उपयोगकर्ता का परिप्रेक्ष्य या उसका दृष्टिकोण जानने की कोशिश करेंगे, उनकी कमियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी समस्या के ऊपर कार्य करते हैं तो उसके एक मानव केंद्रित समाधान के लिए हमें यूज़र के हर दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है। हमें यह जानने की ज़रूरत है किस किस तरह के हमारे उपयोगकर्ता होंगे। वो पढ़े लिखे होंगे, वो अनपढ़ होंगे, वो बूढ़े होंगे, वो जवान होंगे, बच्चे होंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें एक अच्छा जानकारी देती हैं कि हमें अपने मानव केंद्रित सिस्टम को कैसे बनाना है। हम उसके बाद बताएंगे कि हम कैसे पर्सोना क्या होता है, पर्सोना कैसे हमें अलग अलग उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी बताता है, जो यूज़र सेंटर डिज़ाइन में डिज़ाइनर को ये बताता है कि किस किस तरह के हमारे उपयोगकर्ता होंगे जो सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम डेटा सिंथेसिस की बात करेंगे और कैसे डेटा सिंथेसिस हमें एक तरह से जानकारी देता है कि किस किस तरह के उपयोगकर्ता हैं और क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या हमें करना चाहिए। उसके बाद हम डिज़ाइन थिंकिंग को क्विकली रिविज़िट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके जो अलग अलग घटक हैं और यहाँ पे हम यूज़र पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें सीख रहे हैं वो कैसे वहाँ पे रिलेटेड हैं। हम यूज़र पर्सपेक्टिव के बारे में एक ट्यूटोरियल भी इस सप्ताह के अंत में देंगे और एक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन इस यूज़र पर्सपेक्टिव के बारे में किया गया है। इस सप्ताह हम मीरो, जो कि एक टूल है, उस पर भी हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे और आप देख सकते हैं कि उसका यूज़ करके कैसे आप अपने ओवरऑल
डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम वीकली असाइनमेंट एज़ यूजुअल करेंगे, जिससे कि आप मूल्यांकन कर सकें आपने क्या सीखा। चलिए शुरू करते हैं उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से। तो यूज़र पर्सपेक्टिव ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या रोल रखता है, किस तरह हमें मदद करता है, ये हम जानते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप बनाते हैं, कोई भी उपकरण आप बनाते हैं या कोई भी सेवा आप बनाते हैं, तो उसमें हर तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले के अध्याय में भी डिस्कस किया था कि हमें अपने सॉल्यूशंस में कैसे उसको इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाया जाए। और जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो उस समय हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने सॉल्यूशन को हर तरह के लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अलग अलग कल्चर के लोग हों, अलग अलग भाषा के लोग हों, तो जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिज़िकल हो, तो भी हम अपने सॉल्यूशन को इस तरीके से बनाएं, डिज़ाइन करें कि वो उसका लाभ उठा सकें। तो यूज़र पर्सपेक्टिव आर द लेंस थ्रू विच वी अंडरस्टैंड, कैसे एक उपयोगकर्ता सिस्टम को समझता है, परसीव करता है और उससे अपना परस्पर क्रिया करता है, कैसे अपने कार्य को वो ख़त्म करता है। SCI focuses on designing system that accommodate diverse user need and behavior। जैसा कि हमने बताया कि SCI में हम भी जब भी कोई भी ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बनाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के उपयोगकर्ता होते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, उनका बिहेवियर जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कैसे हम इस अलग अलग तरीके के लोगों को कंसिडर करते हुए हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सभी के लिए उपयोगी हो। जैसे कि पिछले व्याख्यान में हमने डिस्कस किया था रिसर्च पेपर के माध्यम से कि एक स्मार्टफ़ोन यूज़र के लिए कह सकते हैं कि 382 तरीके के स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हो सकते हैं। वह उस समय उस रिसर्च पेपर की बात थी। अब चूँकि स्मार्टफ़ोन में भी ढेरों तरीके के चेंजेस हुए हैं, फीचर्स हुए हैं, तो उसी तरीके से उसके उपयोगकर्ता बढ़े। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ तो अब 1000 से भी ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं जो भी आज के टाइम पे जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव नंबर हो सकता है, बट मोर और लेस कह सकते हैं कि ये ढेर सारे जो यूज़र हैं, कैसे हम आज के टाइम पे स्मार्टफ़ोन बनाएं जो इन सारे लोगों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपना डिज़ाइन करें और उनके काम आ सकें। तो यूज़र पर्सपेक्टिव बेसिकली गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेसेस दैट आर इंट्यूटिव, एफिशिएंट एंड सेटिस्फाइंग। तो किस तरह से जो संपर्क बिंदु है और जो अंतरफलक है वो सहज है, कुशल है और संतुष्टदायी है। और ये तभी हो सकता है जब हम यूज़र की पर्सपेक्टिव को ध्यान दें। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा पर्पस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में इस तरह होना चाहिए कि हम जो हमारे यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर सकें, आनंददायी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। और उसके लिए तभी संभव है जब आप उनको जानें। जब तक आप उनको जानेंगे नहीं तब तक आप उनकी मदद नहीं कर सकते, तब तक आप उनको अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते जिससे वो आनंदमय तरीके से, आराम से, विदाउट एनी फ्रिक्शन आपके इंटरफेस को, आपके सिस्टम को यूज़ कर सकें, उनसे इंटरैक्ट कर सकें और अपने कार्य को ख़त्म कर सकें। तो जैकब निल्सन ने जैसा बोला था, इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स वर्क फॉर पीपल, अगर आप लोगों के लिए चाहते हैं कि कार्य हो, यू हैव टू डिज़ाइन फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव। तब आपको उनके पर्सपेक्टिव से बनाना पड़ेगा। अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से चीज़ें नहीं बनाएंगे तो वो उनके किसी काम का नहीं होगा, भले ही वो चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, तकनीकी का यूज़ करके आप उनको बनाएं। तो चलिए जानते हैं अलग अलग एस्पेक्ट यूज़र पर्सपेक्टिव में। सबसे पहली बात है यूज़र नीड्स, जो उपयोगकर्ता की ज़रूरतें। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि हम एंड ऑफ द डे
जो भी ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं वो अलग अलग डाइवर्स सेट ऑफ जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उनकी नीड को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, उनको खोजने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे उनकी ज़रूरतें क्या है। तो डिस्कवर व्हाट यूज़र्स आर ट्राइंग टू अचीव विद द प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल प्रायोरिटाइजिंग टास्क ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिमोट टीम। तो जो आजकल ख़ास तौर पे ऑनलाइन की दुनिया में जब आपके टीम के लोग, आपके दोस्त लोग दूर बैठ के जब काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एक तरह से आपको सहूलियत देता है कि आपको कौन कौन सा काम किसको करना है, कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि एंड ऑफ द डे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन में, ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम में हमें यूज़र के एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, उसके उपयोगकर्ता का जो अनुभव है उसको खुशनुमा बनाना है, उसे अच्छा बनाना है, उसको इन्हेंस करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने यूज़र को अच्छी तरीके से समझिए। और आपको अगर पहले से पता होगा कि आपके जो उत्पाद है या जो आपका सेवाएं आप प्रदान करने जा रहे हैं वो किस तरह के उपयोगकर्ता यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम में उनके ज़रूरतों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा कि किस किस तरह के यूज़र आपके सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हैं, देन आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो आपने सिस्टम बिल्ड किया है उसके लिए सरप्राइज़ की तरह होगा। तो सरप्राइज़ मूवीज़ में अच्छी लगती है, नॉलेज में अच्छी नहीं लगती, राइट। तो और ख़ास तौर पे हम अगर इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं, नेचुरल बनाना चाहते हैं, तो हमें इस बात पे विशेष करके ध्यान देना होगा कि डिज़ाइनर को पता हो कि ये जो भी आप सेवा या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरह के लोग किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करेंगे। और इसीलिए यूज़र पर्सपेक्टिव के माध्यम से उनकी ज़रूरतों को हम अच्छे से समझ पाते हैं, किस सिचुएशन में वो यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, उसमें भी हमें मदद मिलता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस जो कि एक होलिस्टिक परसेप्शन है किसी भी प्रोडक्ट का, ईजी ऑफ यूज़, फंक्शनैलिटी एंड अपील, वो बड़ा अच्छा हो पाएगा जब हम उनके बारे में जानकारी अपने दिमाग में रखें इससे सिस्टम को डेवलप करते समय। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, अ वेदर ऐप दैट क्लियरली डिस्प्लेज फोरकास्ट विथ मिनिमल नेविगेशन। अगर हम एक वेदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि ठीक है कल का मौसम कैसा होगा, कल कितना पॉल्यूशन होगा, कल का मौसम कैसा होगा, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। ख़ास तौर पे आजकल अचानक से ये स्टॉर्म और आंधी तूफ़ान आ जा रहा है, तो क्या हम उससे बच सकते हैं, क्या हम उन चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें जो लेटेस्ट हैं, जो हमें पता है, जो फ्रीक्वेंटली है, आज क्वेश्चन है, उस तरीके की चीज़ों को हमें मिनिमल एफ़र्ट के साथ, मिनिमल नेविगेशन के साथ, कम से कम समय में बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराना होगा। उससे यूज़र का उपयोगिता बढ़ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, ख़ास तौर पे आप डिजिटल पेमेंट ऐप का यूज़ करके अलग अलग शॉप पे कुछ पैसे पे करना चाहते हैं, तो कैसे मिनिमल एफ़र्ट के साथ, मिनिमल नेविगेशन के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले व्याख्यान में बताया था, पहले पे करने के लिए आपको नंबर टाइप करना होता, वहाँ पे गलतियाँ होती थी। कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना शुरू हुआ, वो भी सही हुआ, बट उसके बाद उसको कई नंबर ऑफ़ स्टेप्स करने पड़ते हैं पेमेंट के लिए। तो उसके बाद QR कोड का है, आप सिंपली आप QR कोड दबाते हैं, स्कैन करते हैं और डायरेक्टली जो भी पैसे देने हैं आप दे पाते हैं। तो ये एक तरह से आपने यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा। फंक्शनैलिटी वाइज सेम है, नहीं, फंक्शनैलिटी वाइज पहले भी आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने जो वेंडर है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले उस 100 रुपये को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 3-4 बार पेजेस पे जाना पड़ता था, 3-4 एक्शंस लेना पड़ता था। अब केवल एक एक्शन से QR कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, अमेजन जैसी कंपनी ने एक तरह से ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी आप बोल सकते हैं, उसके पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न एक तरह से उसका एक पेटेंट था जिसमें उसने बोला 1 क्लिक पेमेंट।
वन क्लिक शॉपिंग। उसमें उस पेटेंट में ये था कि पहले क्या होता था, पहले ऐसा तो है नहीं कि अमेज़न पहली ई कॉमर्स वेबसाइट थी, उसके पहले भी थे लोग, लेकिन अमेज़न अचानक से इतना पॉपुलर और इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? वो अपने इनोवेशन की वजह से बन गई। और वो इनोवेशन क्या था? एक इनोवेशन उनमें से ये था कि वह अपने उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनके ज़रूरत के हिसाब से अपने ऐप को अपडेट किया। जैसे पहले के ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता था, अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो हर बार आइटम को आप सेलेक्ट करते थे, उस उत्पाद को सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस डालते थे, हर बार आप अपना पेमेंट डिटेल डालते थे और उसके बाद फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते थे। इस तरीके से होता था। तो किसी भी आइटम को ख़रीदने के लिए पहले क्या होता था, आपको कई पेजेस के माध्यम से जाना पड़ता था और उस नेविगेशन के बाद आप फाइनली अपना ऑर्डर प्लेस करते थे। अब क्या होता, उन्होंने अपने पेटेंट में क्या किया, वन क्लिक ऑर्डर। उसमें क्या हुआ कि जब भी आइटम आपने सेलेक्ट किया, सिंपल आपने बाई बटन दबा दिया और वो प्लेस ऑर्डर। कैसे हो गया कि जो चीज़ें आपको पहले से हर बार डालनी पड़ती हैं या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको आप पहले से सेलेक्ट करके रख दीजिए। जैसे आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस है तो आपने एड्रेस पहले से डाल रखा है तो अब वो उस एड्रेस पे जाएगा। आपने पेमेंट ऑप्शन पहले से सेलेक्ट कर रखा था तो वहाँ से सीधे उस पेमेंट ऑप्शन से आपकी पेमेंट ले लेगा और आपके घर वो सामान ऑर्डर कर देगा। तो ये चीज़ अब आज के टाइम पे आप अलग अलग ई कॉमर्स, अलग अलग ग्रोसरी ऐप, अलग अलग जगह देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट एड्रेस, जिससे कि आप आसानी से बड़े कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स के साथ चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो ये एक तरह से पेटेंट जो था अमेज़न के थ्रू आया था। शुरुआत के कुछ सालों के लिए एक तरह से उनका उस पर राइट था, बट उसके बाद एक तरह से ये आई थिंक सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ता है। तो पर्पज़ ये है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्य, मिनिमम नंबर ऑफ़ एफ़र्ट अगर यूज़र को लगाना पड़े किसी भी कार्य को करने के लिए तो उससे यूज़र खुश होता है, अपने सारे काम को करता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ गलती होने की चांस कम हो जाती है, क्योंकि अगर सेम टास्क को करने के लिए अगर आपको 1 2 3 4 काम करने पड़ते हैं तो हो सकता है कि एड्रेस डालते समय एड्रेस गलत हो जाए, पेमेंट करते समय पेमेंट डिटेल्स गलत हो जाए और इस तरह से OTP डालते समय OTP वाली डिटेल्स गलत हो जाए, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो लेकिन अगर आप इस तरह से करें कि जो भी आपने सीधे आइटम सेलेक्ट किया, ऑर्डर बटन दबाने के बाद जो भी आपका डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑप्शन था, डिफ़ॉल्ट एड्रेस था, वहाँ पे चला गया, तो गलती की चांस भी कम हो गई, समय भी कम लगा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी कम लगा। तो इस तरह से आप अपने यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ा पाए। यूज़ेबिलिटी, उपयोगिता, यूज़र एंड ऑफ द डे, जैसे आप चाहते हैं कि जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, वो उपयोगी हो, जो भी कार्य करने के लिए उसको बनाया गया है वो उसको अच्छे से करे। तो उसके लिए इसका जो फोकस होता है वो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द इंटरफेस पे होता है। जो भी संपर्क बिंदु वहाँ पे आसानी से, कुशलता के साथ, प्रभावशाली तरीके से अगर अपना कार्य कर पा रहे हैं और इंटरफेस के माध्यम से वो चीज़ें आपको दिखती हैं और आप क्या कर रहे हैं वो पता चलता है कि आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या फल निकला। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विथ ईजी टू नेविगेट कैटेगरीज फॉर फाइंडिंग मूवीज़ क्विकली। कितने आसानी से आप अपनी मनपसंद पिक्चर को, मूवी को किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप पे ढूंढ पाते हैं विथ वॉट एवर द कैटेगरी और डिटेल्स दैट यू हैव। सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी, कितनी सुगमता के साथ सभी लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, डिसेबिलिटीज़ कैन यूज़ द इंटरफेस। जैसे हमने पिछले व्याख्यान में हमने बताया था कि अलग अलग इंटरफेस, जैसे वेब ब्राउज़र पे अगर स्क्रीन रीडर वगैरह इस तरीके से हैं तो उनको आसानी से वो पढ़ सकता है, भले ही वो विजुअली इम्पेयर्ड हो। तो अ रेटिंग ऐप ऑफर एडजस्टेबल फॉन्ट साइज़ एंड डिस्लेक्सिक फ्रेंडली मोड। तो उस तरीके से इन तरह के लोगों को भी, जो कि फ़ॉन्ट को, जिनको छोटे फ़ॉन्ट को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो आसानी से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके आगे का कार्य कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग तरीके के यूज़र हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी यूज़र हो सकते हैं जो कि नौसिखिए हों। तो नौसिखिए यूज़र को क्या चाहिए? सिंपल और इंट्यूटिव इंटरफेस चाहिए विद क्लियर इंस्ट्रक्शन,
क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे केस में जैसे फ़ोटो एडिटिंग ऐप ऑफरिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर बिगिनर्स, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगेन अगर वो आपका कार्य को और सिंप्लीफाई कर दे तो और अच्छी बात है। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप में फ़ोटो को एडिट करना है तो वो डाले अच्छा इतने पिक्सल से इतने पिक्सल को सेलेक्ट करो और इतने इस पर्टिकुलर कलर में इतना वेरिएंट डालो, ये डालो, वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो उसको आप कितना सिंप्लीफाई तरीके करके फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो एक्सपर्ट यूज़र ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर उनको पता है, तो उनको आप एडवांस फीचर अलग से दे सकते हैं कि वो अपने चीज़ों को और तेज़ी से और अच्छे से कर पाएँ। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एडवांस फीचर, उनके लिए शॉर्टकट्स जिससे कि वो और जल्दी से काम कर सकें। जैसे एक्सेल शीट आप लोग मेंटेन करते हैं तो एक तरीका है कि आप मैनुअली 1 2 3 4 5 लिखते हैं। अगर आपको एक कॉलम में नंबरिंग सीरियल नंबर लिखना है, दूसरा जो एडवांस यूज़र होते हैं वो 1 2 लिखने के बाद उसको ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो अपने आप वो 1 2 3 4 उस सीक्वेंस को पैटर्न को फॉलो करके कर देता है। तो अगेन आप देख सकते हैं ये सिंपल सा एग्जांपल था, पर आपके रियल लाइफ में आप देख सकते हैं ऐसे ढेरों एग्जांपल होंगे जो कि एक्सपर्ट लोग बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से, बहुत कुशलतापूर्वक उसको कर पाते हैं। जैसे इस केस में एग्जांपल है कोड डिंग इन्वायरमेंट विजुअल स्टूडियो विथ कस्टमाइज फीचर्स फॉर डेवलपमेंट। उसी तरीके से आज के टाइम पे जुपिटर नोटबुक और ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कोडिंग करते समय शॉर्टकट के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से आप बड़े तेज़ी से, बहुत तेज़ी से कोडिंग कर सकते हैं। कैजुअल यूज़र भी होते हैं जो बेसिकली दोनों के बीच में कह सकते हैं बैलेंस चाहिए। तो नीड अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड फंक्शनैलिटी विदाउट ओवरलैमिंग द ऑप्शंस। बहुत ढेर सारे ऑप्शन नहीं चाहिए लेकिन बहुत कम ऑप्शन भी नहीं चाहिए, तो समवेयर इन बिटवीन उनको चाहिए। तो फिटनेस ट्रैकिंग ऐप विथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी लॉग, रनिंग ऐप जहाँ पे आप नॉर्मली रन कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज़ को लॉग कर रहे हैं, अपने माइलस्टोन को सेट कर रहे हैं, लक्ष्य को कर रहे हैं और अपने जो लक्ष्य के प्रति कहाँ तक पहुँचे उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फ्रीक्वेंट यूज़र जो कि बहुत बार आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, बहुत बार बार जल्दी जल्दी ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली फोकस, इसलिए अब तो उनका जो एक तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको आपको अपने एप्लीकेशन और सर्विस को बहुत एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। उसको और तेज़ बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बार बार यूज़ करें, जल्दी यूज़ करें, उनके पास ढेर सारा काम है। तो आप जितना जल्दी से जल्दी कर पाएंगे वो आगे करके अपना दूसरा काम कर पाएगा। तो स्पीड एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फेमिलियरिटी विद द रूटीन टास्क वो होना चाहिए, जो बार बार हो रहा है क्या हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हम उसको और तेज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं एंड ईमेल क्लाइंट विथ क्विक एक्सेस फोल्डर एंड एडवांस सर्च फंक्शनैलिटी। तो एक तरह से आप कर सकते हैं, जैसे ईमेल पे जो आपके पास सैकड़ों हज़ारों ईमेल आते हैं, क्या उसमें आप अलग अलग तरीके के फ़िल्टर से, अलग अलग तरीके के डेट रेंज से, अलग अलग और भी तरीक़ों से, सोर्स डेस्टिनेशन, अलग अलग फाइल अटैचमेंट, फाइल साइज़, उन सब के माध्यम से आप कैसे आप अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, चूँकि आपके पास ढेरों तरीके के यूज़र्स हैं, नोविस हैं, एक्सपर्ट हैं, कैजुअल है, फ्रीक्वेंट है, तो अलग अलग तरीके के आपके पास यूज़र हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। जैसे डाइवर्स यूज़र नीड, डिज़ाइनिंग अ ब्रॉड ऑडियंस कैन लीड टू कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे अब चूँकि अलग अलग तरीके के उपयोग करता है तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी ऐसी ज़रूरतें होंगी जो कन्फ्लिक्टिंग होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो सिंपल यूज़र होगा उसको काफ़ी एडवांस और लेमिंग ऑप्शंस नहीं चाहिए। जो एडवांस यूज़र होगा उसको बहुत सिंपल ऑप्शन नहीं चाहिए। जो फ्रीक्वेंट यूज़र होगा उसको बहुत तेज़ी से आंसर चाहिए। जो कैजुअल यूज़र होगा उसको ठीक है चलेगा, आराम से भी चलेगा। तो कैसे आप कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरतें हैं जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं, दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता, तो क्या हम उसमें कोई बैलेंस बना सकते हैं, क्या उसमें हम कोई ट्रेड ऑफ बना सकते हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। यूजेबिलिटी वर्सेस एस्थेटिक्स, जैसे यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। आपका जो यूज़र इंटरफेस है क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बट इतना सिंपल भी ना बना दें कि वो अपना काम ही ना कर पाए। तो इसलिए दोनों के बीच में भी एक ट्रेड ऑफ निकालने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है,
जहाँ पे प्रायोरिटाइजिंग ईज ऑफ यूज़ विदाउट सेक्रीफाइसिंग विजुअल अपील। तो a sleek interface that still provides enough functionality for a expert user। तो अगर हम ऐसा कर पाएँ तो हम यूजेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एस्थेटिक्स को सेक्रीफाइस किए हुए। तो ढेर सारे इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अपने उपयोगकर्ताओं को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। व्यक्ति अपने आप को अच्छे से नहीं जानता, तो आप अगले बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे। जैसा कि हमने पहले भी व्याख्यान में डिस्कस किया था, अगर आप मुझसे पूछे आपको क्या चाहिए, अगर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, तो पहले इतना आसान नहीं है बताना कि मुझे क्या चाहिए। ये समय के साथ इवॉल्व भी होती हैं, इसलिए जैसा हमने बोला था, ये पुनरावृत्त क्रिया है। आपको बार बार इटरेट भी करना पड़ेगा, चाहे वो ज़रूरतों को जानना हो, चाहे वो ऐसे सिस्टम को बनाना हो। तो यूज़र टेस्टिंग लिमिटेशन और सेलेक्टिंग द राइट यूज़र डेमोग्राफिक फॉर एक्यूरेट फीडबैक। चूँकि आप फीडबैक चाहते हैं, तो एक सही और अच्छे यूज़र को सेलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। अगर आप चाहें कि आप फीडबैक लेना चाहें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी फीडबैक आप ले रहे हैं वो सोच समझ के अच्छे से दिया गया या रैंडमली दिया गया। जैसे आप में से काफ़ी लोग शायद कभी कोई सर्वे करते हों, गूगल फॉर्म बनाते हों, लोगों से शेयर करते हों। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा बहुत देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं, रैंडमली भरने लगते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है भरने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को कैसे हटाएंगे? वो फीडबैक तो उन्होंने दिया, बट वो गलत फीडबैक था, रैंडम फीडबैक था, और अगर आप उसको रिलाई मान के उसके ऊपर निर्भर होके आगे का कार्य करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से सही लोगों को अपने यूज़र टेस्टिंग के लिए लीजिए। तो टेस्टिंग अ गेमिंग ऐप विद बोथ कैजुअल हार्डकोर गेमर्स टू बैलेंस द फीचर। और अगेन सही ग्रुप को भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जो भी गेमिंग ऐप बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा एक्सपर्ट मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं कि आपको हमेशा नोविस लोग मिलेंगे, नौसिखिए भी नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है, आपको दोनों तरह के लोग मिल सकते हैं, बीच के लोग भी मिल सकते हैं। तो कैसे आप इन सभी लोगों में सामंजस्य बैठाएंगे, अपने ऐप को ऐसे बनाएंगे कि हर तरह के लोग इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। समय के साथ ट्रेंड्स भी बदलते हैं, विषय भी बदलते हैं, तो कीपिंग अप विथ इवॉल्विंग यूज़र एक्सपेक्टेशन एंड द टेक्नोलॉजी। जैसे जितने तेज़ी के साथ जनरेटिव एआई आगे बढ़ रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है उनकी। अब तो हर कोई चाहता है कि मैंने कुछ बोला और तुरंत जनरेटिव एआई उसके लिए पूरा उत्तर बना के दे दे, पूरा मूवी बना के दे दे, पूरा ऑडियो बना के दे दे, असाइनमेंट लिख के दे दे, कोडिंग करके दे दे। ढेरों ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इंटीग्रेटिंग एआई फीचर्स इन रिस्पॉन्ड टू राइजिंग डिमांड फॉर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। जैसे कुछ लोग को इस तरह के गाने पसंद है, इस जेनर के गाने पसंद है, तो कैसे हम तुरंत उसको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट कर पाएँ। तो गुड डिज़ाइन इज़ लॉट हार्डर देन इट लुक्स। सच में इतना आसान नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर नॉट डिज़ाइनर। तो जो आपके उपयोग करता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिज़ाइनर की तरह सोचते हैं, डिज़ाइनर की तरह कार्य करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे, तो ये आपकी गलती है, वहीं पर आप फेल हो गए। आपको इस तरीके से अपने सिस्टम को बनाना है, वो सिंपल है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, और बहुत आसानी से बिना एफर्ट डाले, मिनिमल एफर्ट डाले, वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाए। तो यूज़र सेंटर डिज़ाइन प्रिंसिपल में बेसिकली ये इन 4 चीज़ों का हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ये इन्वॉल्व करता है यूज़र रिसर्च। जैसे कि हमें अपने यूज़र के बारे में जानना है, तो हम यूज़र रिसर्च करेंगे। और हमने पिछले अध्याय में डिस्कस भी किया था, जैसे ये सर्वेक्षण, इसमें सर्वेक्षण होता है, इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जिससे कि आप जो उपयोग करता है उसकी ज़रूरतों को समझ पाएँ। भले कभी कभी वो एक्सप्लिसिटली आपको बताएगा,
और कभी कभी इम्प्लिसिटली आपको खुद से समझना पड़ेगा वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, उनको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। और जैसे मैंने बताया ये इतना आसान नहीं है तुरंत बताना मुझे क्या चाहिए और क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या अपेक्षाएं हैं। तो समय के साथ इवन चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली लगातार उसकी टेस्टिंग करते रहें, उसको रिफ़ाइन करते रहें और इम्प्रूव करते रहें जो भी आपको फीडबैक आपको अपने उपयोगकर्ताओं के द्वारा मिल रहा है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि वो फीडबैक आपको उपयोगकर्ताओं के द्वारा मिले, जब भी आप इवन आप एज अ डिज़ाइनर, एज अ डेवलपर भी जब चीज़ों को इवॉल्व करते हैं तो बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, बेस्ड ऑन योर एज्यूम्शन, आप कुछ चीज़ों को और उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अच्छा आपको ऐसा भी चाहिए क्या, अगर मैं इसको ऐसा करूं तो क्या आपको और अच्छा लगेगा क्या। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों को बनाने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि हमारे उपयोगकर्ताओं के पास उसको टेस्ट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कुछ टेंजिबल होना चाहिए। और टेंजिबल क्या होगा, आपको कुछ प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, कुछ नमूना बनाना पड़ेगा। वो अलग अलग तरीके के नमूने हो सकते हैं, जैसा हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था। वो लो फिडेलिटी हो सकता है, मिड फिडेलिटी हो सकता है या हाई फिडेलिटी हो सकता है। तो फीचर वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज जैसी रिक्वायरमेंट है, जिस स्टेज में आप हैं उस तरह के प्रोटोटाइप को आप यूज़ करें और उसके बेसिस पे आगे के प्रोटोटाइप को बनाएं और अच्छा बनाएं। उस तरीके से आप प्रोटोटाइप बना के यूज़र टेस्टिंग कर सकते हैं और एक तरह से फीडबैक लूप चलता रहेगा, कंटिन्यूस इंटीग्रेटिंग यूज़र फीडबैक फॉर एनहेंसमेंट, और कंटिन्यूसली आप अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, अगर आप अबाउट ऐप में जाएं तो वो उसमें अलग अलग वर्जन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्ट हो सकता है वर्जन 0.001, मतलब ये एक तरह से टेस्टिंग फेज़ में है एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहे तो ये 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये V0.007 पे जाके रुका। अब आपको लगा कुछ तो कंक्रीट हुआ है, तो इसको आप एक मेजर डेवलपमेंट इसमें करेंगे और अब आप आ जाएंगे V0.1.0, मतलब एक तरह से वन ऑफ द स्टेबल वर्जन हो गया। अब इसमें आप फिर एक और सेट ऑफ यूज़र से पुराने यूज़र से और भी फीडबैक लेंगे और ये फिर चेंज होता रहेगा 0.1.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरह से बढ़ता रहेगा। और एक मेजर वर्जन के बाद कह सकते हैं V0.2.0 आ जाएगा। और उसके बाद कि इस तरह से फिर से चीज़ें कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहेंगी और आप एक मेजर रिलीज़ की तरफ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल V1.0.0 अब मैं इसको मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, फिर ये इम्प्रूव होता रहेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जितने भी ऐप यूज़ करते हैं अबाउट ऐप में जाके आप देखें तो नॉर्मली वो काफ़ी एडवांस वर्जन होते हैं जब से ये लॉन्च किया गया होता है। तो जैसे अगर हम कोई ऐप को देखें तो हो सकता है वो 0.7.2.3 ऐसे करके, आप जैसे एक नोमेनक्लेचर में बता रहा हूँ, ये थोड़े वेरिएंट भी हो सकते हैं इसके कंपैरिजन में। बट आइडिया ये है कि इस तरीके से आप वर्जन को मेंटेन करते हैं। और इन वर्जन को मेंटेन करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, कल को आपने जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कई ऐसे चेंजेस किए, उसकी वजह से सिस्टम क्रैश होने लगा, उसकी वजह से यूज़र कंप्लेन करने लगे, तो तुरंत आप पुराने वाले वर्जन पे जा सकते हैं। जैसे अभी आपका लेटेस्ट वर्जन अगर V7.2.3 है तो आप तुरंत वापस जाके 7.2.2 पे आ सकते हैं, जो कि स्टेबल वर्जन था, जहाँ तक आपके यूज़र हैप्पी थे। और आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करोगे क्या दिक्कत आई, क्यों ऐसा, क्या हमने ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। कुछ अगर हम वास्तविक जीवन में हमारे एग्जाम्पल को देखें ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन के, तो Airbnb, एप्पल iOS, गूगल सर्च, ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एक तरह से आप देखोगे कि कैसे यूज़र को आप अच्छे से जानने के बाद अपने सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं, अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि Airbnb की यूज़ केस में हमने बताया था 2008 में जब Airbnb थी तो कॉन्सेप्ट अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, लेकिन वो उतने उपयोगकर्ताओं को, ट्रैवलर्स को, होस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे थे। क्यों नहीं ला पा रहे थे? तो उसको जानने के लिए वो यूज़र्स के बारे में और जानना चाहे,
तो डिज़ाइन थिंकिंग के माध्यम से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो उसको जानने के लिए वो खुद होस्ट बनने लगे, वो खुद ट्रैवलर बनने लगे, और तब उनको पता चला कि एज ए ट्रैवलर क्या क्या उनको परेशानियां होती हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें होती हैं, एज अ होस्ट मुझे क्या क्या दिक्कतें होती, मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कैसे हम उन दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, दोनों को सुविधाएं दे पाएँ। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक खुश नहीं होगा तो वो जो पाइपलाइन है वो फेल हो जाएगी। क्योंकि ट्रैवलर ढेर सारे हैं, होस्ट करने वाला कोई नहीं, होस्ट ढेर सारे हैं, ट्रैवल करने वाला कोई नहीं। तो जब तक दोनों लोग बहुतायत नहीं होंगे, ये जो बिजनेस मॉडल है वो काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से उन्होंने दोनों तरह के यूज़र पे फोकस किया, दोनों जो लोग हैं उनकी समस्याओं पे ध्यान दिया, उनको समस्याओं को हल किया, जिससे कि आज एयरबीएनबी इतनी बड़ी कंपनी है। अ क्विक क्विज कह सकते हैं, वाई कॉम्बिनेटर ने एयरबीएनबी में कितने $1000 इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी वैल्यू लगभग कितनी है। आप पिछला अध्याय अगर देखेंगे तो मैंने इस बारे में डिस्कस किया था और लाइटर नोट। चलिए एप्पल आईओएस की अगर हम बात करें, बट उसके पहले एयरबीएनबी में, तो इस तरह से इट प्रोवाइड अ सीमलेस एंड ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म फॉर बोथ ट्रैवलर और होस्ट। तो एक तरह से दोनों की जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, सेफ्टी की हो, फाइनेंस की हो, वो चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली एप्पल आईओएस में अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट डिज़ाइन लैंग्वेज अक्रॉस डिवाइस विद ईजी फीचर ऑफ ऑल यूज़र। तो हर तरह के जितने भी डाइवर्स सेट ऑफ यूज़र हैं उनको बड़े अच्छे से एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन की तरह से, क्योंकि चूँकि अगर हर तरह के यूज़र के लिए आपने डिज़ाइन कंसिस्टेंट रखा है तो आप एक तरह से उनके लिए आसान होता है, सबके लिए आसान होता है उसको समझना, उसको यूज़ करना। और समय के साथ भी जब एक iOS से अगले iOS पे हम जाते हैं तो कोई मेजर चेंजेस एक्सपीरियंस में नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही क्योंकि iOS जो भी हैं एक तरह से वो भी तो अपग्रेड होते रहते हैं समय से, डिवाइस भी अपग्रेड होते रहते हैं। तो कैसे जो पुराना iOS यूज़र है वो एक मेजर चेंजेस नहीं फील करेगा, अदरवाइज़ अगर वो जैसे ही वो मेजर चेंजेस होंगे, सेम चीज़ पहले जो आप दूसरे तरीके से करते हैं आप दूसरे तरीके से करेंगे, तो वो एक तरह से कंसिस्टेंसी ब्रेक करता है और उसके एक्सपीरियंस को, अनुभव को बेकार करता है। तो इट एम्फेसाइजेस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लाइक वॉइस ओवर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र, जैसा कि हमने बात किया था। गूगल सर्च नो फॉर इट्स मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्मार्ट सर्च प्रेडिक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आई थिंक पहले अध्याय में डिस्कस किया था, गूगल के पहले याहू एक बहुत बड़ी कंपनी थी। किसी भी इंफॉर्मेशन सर्च के लिए, किसी भी डेटा सर्च के लिए एक तरह से उसकी मोनोपोली थी। आप याहू के सर्च इंजन पे जाते थे और अपनी क्वेरी को लिखते थे और उसका उत्तर पाते थे। तो गूगल ने भी उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, बट उतना बड़ा कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे, मतलब ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन जो उनके लिए एक तरह से जो सिग्निफिकेंट चेंज आया, उन्होंने एक नॉलेज ग्राफ के बेसिस पे सर्च प्रेडिक्शन करना शुरू किया। जैसे कि आप कोई फ्रेज़ या कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपने पहला वर्ड लिखा तो उसके बेसिस पे आपको सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड का प्रेडिक्शन आना शुरू हो जाएगा। डू यू मीन दिस? तो वो नॉलेज ग्राफ बेस्ड होता है और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तरह से अपने जो यूज़र था उसका समय बचाया, उसको मदद की, कॉग्निटिव लोड को कम किया उसके प्रश्न के पूछने को। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने गूगल सर्च यूज़ किया होगा। तो इस नॉलेज ग्राम के माध्यम से वो बड़े आसानी से स्मार्ट सर्च प्रेडिक्शन कर पाता है। और अगेन अब तो उसके ढेर सारे वेरिएंट्स आ गए हैं और वो होंगे, बट द आइडिया इज़ कि कैसे इस नए इनोवेशन के माध्यम से गूगल ने याहू को बहुत पीछे छोड़ दिया। सो ये बेसिकली इस तरह से बैलेंस है सिंप्लिसिटी फॉर नोविस सर्च एंड रिवॉर्ड सर्च फॉर एक्सपर्ट। जैसे गूगल में भी आपने देखा होगा कि नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो सर्च होता है सिंपल सर्च होता है, बट बगल में आप देखते हैं उसमें ढेर सारे एडवांस सर्च के ऑप्शन होते हैं।
search by copyright, search by date, search by file, search by person, search by many other thing। तो एक तरह से वो हर दोनों तरीके के यूज़र्स को हैंडल कर रहा है और एक बेसिक मिनिमलिस्टिक इंटरफेस के साथ पहले वो ज़्यादातर यूज़र को हैंडल, ज़्यादातर जो उपयोगकर्ता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और कोई उपयोगकर्ता की अगर ज़रूरतें और एडवांस हैं तो वहाँ पे उसको चेंज करके आगे बढ़ सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी की बात की थी। जब भी हम अलग अलग यूज़र की बात करते हैं तो हमें इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। तो और जब भी हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमने बोला कि कैसे हम अपने जो प्रस्तुत उत्पाद है या सेवा है उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी उपयोगिता की जो रीच है केवल कुछ लोगों तक सीमित न रख के सभी लोगों तक पहुंचाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका जो मेंटल हो, फिज़िकल हो, डिसेबिलिटीज़ हो। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनको मदद करते हैं, उनके डिसेबिलिटी के बावजूद वो उसको बड़े आसानी से यूज़ कर पाते हैं। जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी लाइक स्क्रीन रीडर है, अल्टरनेटिव इनपुट टेक्स्ट डिवाइस है, वॉइस कंट्रोल है। इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से संवाद स्थापित करके, क्रिया प्रतिक्रिया करके जो भी आपको कार्य करना है बड़े अच्छे से कर पाते हैं। सो एक्सेसिबल डिज़ाइन प्रिंसिपल में अब जैसे इस केस में देख सकते हैं हाई कंट्रास्ट है, कीवर्ड नेविगेशन है, डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस है, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब आज समय के साथ ये जो एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी है अब ये फैशन के अलावा अब ये मोर गाइडलाइन की तरफ जा रही हैं, स्टैंडर्ड की तरफ जा रही हैं। अलग अलग देशों में एक तरह से जिस तरह की सर्विस है, सर्विस के हिसाब से इसको मैंडेटरी या इनकरेज किया जाता है कि इसको आप फॉलो करिए। जैसे WCAG वेब कंटेंट एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, ये ज़्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अब ये मैंडेटरी हो गया है इनके लिए फॉलो करना। तो डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अबाउट कीपिंग अप विथ रूल्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड दैट इंक्लूड्स एवरीवन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यूज़र का सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस केस में डिस्कस यूज़र फीडबैक, डिस्कस हाउ यूज़र फीडबैक शेप द प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो ये चीज़ हमने Airbnb के स्टडी में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हम Spotify के माध्यम से देख रहे हैं कैसे यूज़र फीडबैक के हिसाब से Spotify ने अपना जो सब कुछ था, इंटरफेस था और फीचर्स थे, उसको एक तरह से अपडेट किया। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं Spotify रीडिज़ाइन टू फोकस ऑन यूज़र प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन द लिसनिंग हैबिट। तो रादर देन केवल ऐसे मैं सारे गाने को दे दें, अब इसको एक तरह से ग्रुप किया है, मेड फॉर दिस, मेड फॉर मिक्स। अगेन जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में उनके सुनने की आदतों के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनके फीडबैक के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। सो दिस हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ इटरेटिव डिज़ाइन टू ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से जो आपका उपयोग करता है वो ज़्यादा संतुष्ट होगा, ज़्यादा खुश होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इवन विजुलाइज करना, ढूंढना आसान लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला था, और ये एस्थेटिकली और बेटर भी लग रहा है। तो नए नए ट्रेंड यूज़र सेंटर डिज़ाइन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें मदद कर रहे हैं हमारे यूज़र को और जानने में, उनको और बेहतर सुविधा देने में। जैसे AI इन पर्सनलाइजेशन, प्रेडिक्टिव यूज़र बिहेवियर फॉर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। तो अलग अलग यूज़रों को अलग अलग रिकमेंडेशन मिल रहा है बेस्ड ऑन दियर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दियर प्रेफरेंसेस। तो सिमिलरली वॉइस इंटरफेस होता है, जैसे अमेजन का अलेक्सा स्किल सेट बेस्ड ऑन द यूज़र कमांड, जो से पहले वॉइस यूज़र इंटरफेस में इंक्रीज एडॉप्शन वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम, जहाँ पे आप बोल के अपने बातों को रख सकते हैं, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और उसके उत्तर को आप अलग अलग माध्यमों से रिसीव कर सकते हैं। AR एंड VR इंटीग्रेशन प्रोवाइडिंग इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इन गेमिंग, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। सिमिलरली जैसे IKEA के AR ऐप में लेट यूज़र विजुलाइज फर्नीचर इन देयर ओन स्पेस। जैसे अगर आपको याद होगा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? तो जैसा कि हमने बताया था, ऑगमेंटेड रियलिटी में एक तरह से जो आपका रियल वर्ल्ड होता है उसमें हम एक तरह से वर्चुअल मैप को ओवरले करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ओवरले करते हैं। तो इस केस में ये क्या बोल रहा है कि आप अपने घर में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल
और घर के किनारे पे बैठे हैं, आपको कोई सोफ़ा चाहिए, कोई टेबल चाहिए, तो VR ऐप के थ्रू, जो आपका IKEA का ऐप है, आप अपने घर के उस कोने की तरफ कैमरे को दिखाएंगे और जो भी सोफ़ा आपको सेलेक्ट करना है, ख़रीदना है, सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको दिखा देगा इस घर के कोने में यहाँ पे ये सोफ़ा इस साइज़ का, इस कलर का रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तब आप उसको बेटर विजुलाइज़ कर सकते हैं, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि किस सोफ़े को आपको लेना है, किस स्टाइल को लेना है, किस साइज़ का लेना है, किस कलर का लेना है, लाइट कैसी होनी चाहिए, जो कि एक आपको बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। एक तरह से आप एंड ऑफ द डे एक तरह से ये उपयोगकर्ता की जो अनुभव है, सेटिस्फेक्शन है, उसको आप बढ़ा पा रहे हैं। वहाँ पे गलती की चांसेस, अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि लोग ऐसे ख़रीद लेते थे, घर ले जाते थे, फिर रिप्लेस करते थे, रिटर्न करते थे, उसमें चीज़ों का नुकसान होता था, बर्बाद होता था। अब ये चीज़ें कम हो गई, तो एक तरह से सिंपल एक AR ऐप बनाने से हम IKEA को आप सोच सकते हैं कितना कितना फ़ायदा हुआ होगा। सस्टेनेबल डिज़ाइन, सो फोकस ऑन इको फ्रेंडली लो एनर्जी इंटरफेसेस। आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं कि कम एनर्जी प्रिजर्वेशन, एक इन्वायरमेंट, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। सो डिज़ाइनिंग इंटरफेसेस विद डार्क मोड्स टू रिड्यूस एनर्जी कंज्यूमेशन, तो एक तरह से इनडायरेक्टली कैसे आप इन्वायरमेंट के प्रति सजग हैं, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, वो दिखा रहा है। तो डिज़ाइन इज़ अबाउट मेकिंग बेटर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। हम इंसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के रेस में शायद एनवायरनमेंट को भूलते जा रहे हैं। तो ये तो बेहतर होगा कि अगर हम, ठीक है, इंसानों के जीवन को बेहतर बनाइए, लेकिन ये जो हमारा समाज है, मुशायरा है, यह जो हमारा प्लैनेट है, धरती है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको भी हम समहाउ अगर अच्छा कर पाएँ तो इससे बेहतर जीवन नहीं हो सकता। तो चलिए पर्सोना के बारे में हम बात करते हैं। पर्सोना इन यूज़र सेंटर डिज़ाइन। तो पर्सोना बेसिकली क्या है, एक तरह से ये फिक्शनल है, काल्पनिक है। इट डेटा ड्रिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टारगेट यूज़र बेस्ड ऑन रियल यूज़र रिसर्च। जैसा कि हमने पहले बताया कि डिज़ाइन थिंकिंग में आप एम्पैथी में, और जब डिज़ाइन प्रोसेस करते हैं तो यूज़र रिसर्च, सर्वे, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इन सब के माध्यम से आप जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं। तो इन सब डेटा को यूज़ करके, एनालाइज करके, विश्लेषण करके आप बता सकते हैं कि हमारे जो ये जो उत्पाद है या जो सेवा है वो इस तरह के लोगों को इस तरह के लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसका आप एक अगर रिप्रेजेंटेटिव काल्पनिक पात्र बना दें तो वो हमें सीखने में, डिज़ाइनर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत सुविधा मिलती है। तो पर्सोना इसी तरीके से है, एक फिक्शनल काल्पनिक पात्र होता है जो कि ये बताता है डेटा ड्रिवन एनालिसिस के माध्यम से कि किस तरह के यूज़र, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, और इस तरह के कुछ पर्सोना आप यूज़ कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है, अब ये इस तरह के लोग हमारे सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसका मेन जो उद्देश्य है ये है, तो गाइड द डिज़ाइन डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग द गोल्स, जो लक्ष्य है, जो ज़रूरतें हैं, जो पेन पॉइंट्स हैं, एंड द डिफरेंट यूज़र सेगमेंट। तो इसका महत्व ये है, ये डिज़ाइनर को मदद करता है कीप द यूज़र पर्सपेक्टिव एट द फोर फ्रंट ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस। जब आप डिज़ाइन प्रोसेस करते हैं तो यूज़र पर्सपेक्टिव को अपने सामने रख के, उनकी ज़रूरतों को सामने रख के, उनके पेन पॉइंट्स को, उनके कमजोरियों को, उनके ताकतों को सामने रख के आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं और उसी हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यू कांट क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर डिज़ाइनिंग फॉर, किम गुडविन ने बोला था, और मुझे लगता है कि आप भी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। और ये बात हमने पहले ही बोली है कि जैसा कि जब तक आप अपने उपयोगकर्ताओं को नहीं जानेंगे, आप उनके लिए सिस्टम बना ही नहीं सकते। तो चलिए अब जानते हैं कि हम ये पर्सोना बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए, जैसा कि हमने पहले बोला, आपको पहले यूज़र रिसर्च करना पड़ेगा। यूज़र रिसर्च में अगेन कलेक्टिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा के माध्यम से, जो कि आप सर्वे, इंटरव्यू और एनालिटिक्स के माध्यम से कलेक्ट करेंगे, उसका विश्लेषण करके आप अलग अलग पैटर्न निकालेंगे। तो ये विश्लेषण के बाद जो अलग अलग पैटर्न निकले,
वो एक तरह से बताता है कि ये जो कॉमन तरीके के लोग हैं उनका कॉमन ट्रेट क्या है, उनका गोल क्या है, उनका चैलेंजेस क्या है, उसके बेसिस पे अब आप एक तरह से अलग अलग तरीके के पर्सोना बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। तो डेवलप द पर्सोना प्रोफाइल, तो वो बेसिकली एक डिटेल प्रोफाइल होता है जिसमें उसको एक आप कह सकते हैं कि ह्यूमनिस्टिक टच देने के लिए उसका नाम दे देते हैं, एज दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, मोटिवेशन दे देते हैं और उसका जो लक्ष्य है वो दे देते हैं। और ये अलग अलग पर्सोना बनाने के बाद ये जो डिज़ाइनर है वो उस पर्सोना को यूज़ करते हुए अलग अलग डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक तरह से वो यूज़र के नीड, ज़रूरतों के हिसाब से अपने सिस्टम को बनाते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पहले व्याख्यान में डिस्कस किया था कि हम प्रोजेक्ट वेव को अपने इस पूरे सप्ताह में साथ लेके चलेंगे कि कैसे आप कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ जानते हैं प्रोजेक्ट वेव में कनेक्ट बियॉन्ड द वर्ड्स, जहाँ पे हम जो बिगिनर विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कैसे ब्रेल सीखने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से प्रॉब्लम देखिए जो है, द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑफन स्ट्रगल टू लर्न ब्रेल ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरैक्टिव टूल्स एंड द गाइडेंस। चूँकि काफ़ी कम इंटरैक्टिव टूल्स और गाइडेंस है जिससे उनका सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विकसित देशों में टीचरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और ख़ास तौर पे अगर हम स्पेशलाइज्ड टीचर की बात करें तो वो और भी कम है। तो ब्रेल अगर आपको याद होगा तो जैसे हमने बताया था, एक तरह से यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं जिनका नंबर एक तरह से आप दे सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो डिपेंड ऑन कौन सा नंबर एक्टिवेटेड है उसके हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग लेटर या नंबर होता है। तो वो आप देख सकते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड्स आर आउटडेटेड एंड फेल टू एंगेज देम। तो कैसे हम उनको और एंगेज कर सकते हैं, कैसे उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर इस तकनीकी की दुनिया में। तो एक तरह से हम देखें तो जो हमारा पहला काल्पनिक पात्र लग रहा है वो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, जो कि स्टूडेंट है, जो कि ब्रेल सीखना चाह रहा है। दूसरी चीज़ जो उभर के आती है उसे देख सकते हैं, चूँकि लिमिटेड एंड इनएफिशिएंट टीचिंग असिस्टेंट लीड टू डिक्रीज्ड इंस्ट्रक्टर मोटिवेटर। अब चूँकि बच्चे सीख नहीं रहे हैं तो एक तरह से जो इंस्ट्रक्टर है उसका भी मोटिवेशन नीचे जाता है। वाइल एग्जिस्टिंग टूल्स मेक ट्रैकिंग प्रोग्रेस डिफिकल्ट। अब टीचर के पास एक समस्या ये जा रही है, वो जो अलग अलग छात्र उसके साथ सीख रहे हैं उनका प्रोग्रेस उसको देखना बड़ा मुश्किल हो, कैसे वो समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के शब्दों में, वाक्यों में, लेटर्स में उनको ज़्यादा समस्या हो रही है, कहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं, कहाँ पे उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें जब तक एक प्रोग्रेस टूल नहीं होगा वहाँ पे इसको बड़ा इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। और तीसरी चीज़, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम इसको स्केलेबल बनाना चाहते हैं। अलग अलग जो NGO, अलग अलग जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, कैसे हम इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग PWD सेक्टर में हम इसको और उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला, जैसे कि हमने बताया, पहला यूज़र रिसर्च। आपको अपने यूज़र्स के बारे में जानना है अलग अलग तरीक़ों से। तो आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्वेश्चनर बना सकते हैं, और एफिशिएंट वे टू कलेक्ट लार्ज स्केल डेटा, क्योंकि इस तरह से आप ज़्यादातर और ढेर सारे लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। यूज़र इंटरव्यूज़, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको मौका देता है, चूँकि सर्वे और सर्वेक्षण के माध्यम में आप प्रश्न बनाते हैं तो आप इसके भी कई कंस्ट्रेंट होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि आप 100 क्वेश्चन दे देंगे, पूछ लेंगे, तो आप लिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं आपके दिमाग में जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, जो कि आप सर्वे और क्वेश्चनर में नहीं डाल पाए। यहाँ पे एक मौका होता है उसको और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जानने का, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज़र बिहेवियर और नीड्स को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। जैसे इंडरली यूज टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं। फील्ड स्टडीज़, अब जैसा कि मैंने बताया, केवल आप लिटरेचर सर्वे, केवल क्वेश्चनर, इंटरव्यू के माध्यम से नहीं जान सकते उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को जानते भी हैं कि उनको चाहिए क्या। तो और कभी कभी वो जानते भी हैं तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसे हम बोलते हैं सिमेंटिक गैप। वो रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो बोल कुछ और है। तो फील्ड स्टडीज़ करना ज़रूरत है, जहाँ पे
आप जो आपके रियल यूज़र हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं इन द नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर कॉन्टेक्चुअल इंसाइट, कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना कर पा रहा है, क्या चीज़ वो अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या चीज़ वो बुरी कर पा रहे हैं, क्या चीज़ों को उनको प्रयोग करने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपका जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम में रियल टाइम में। और ये भी देखते हैं कि अगर 2 वर्ज़न है ऑफ अ होम पेज तो किसको वो ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरीके से आप ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं आप पता कर सकते हैं कि आपके जो उपयोगकर्ता हैं उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, वो किस में अच्छा है, वो किस में बुरा है, वह क्या करना चाहता है, वह क्या नहीं करना चाहता, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले हम सर्वे क्वेश्चनर के बारे में बात करते हैं। तो सर्वे क्वेश्चनर्स आर द स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज्ड टू कलेक्ट quantitative and qualitative data from the users. They are valuable for understanding the user demographic, behavior, preference and attitude. तो ये वही सारी बातें हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में डायरेक्टली जो हमारे टारगेट यूज़र हैं उनसे हम निकाल सकें। और हमारे दिमाग में कई एज्यूम्शन होते हैं, उसको भी जैसा कि मैंने पहले बोला, केवल आप अज्यूम्शन के बेसिस पे कोई चीज़ डिज़ाइन या सॉल्व मत करिए, आप उनका वैलिडेशन करिए, आप उसको कंफर्म करिए। तो एक तरह से ये जो सर्वे और क्वेश्चनर होते हैं उसको इन के माध्यम से वैलिडेट करना भी बड़ा आसान होता है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड कॉमन चैलेंजेस अमंग द यूज़र ग्रुप, जैसे मैंने बताया तकनीकी बड़ी तेज़ी से आगे जाती जा रही है, तो कैसे इनका उपयोग हम कर सकते हैं अलग अलग चैलेंजेस को दूर करने के लिए। तो सर्वे भी कई तरीके के होते हैं। तो इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एक लिमिटेड आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे येस, नो, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, मल्टीपल चॉइस जो आपके पास ऑप्शन होते हैं, और आप उसको रेटिंग स्केल में दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक तरह से आपको पता है कि आपके पास ये लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस हैं और इसी में से कुछ आपके उपयोगकर्ताओं ने चुना है। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि फ्री टेक्स्ट रिस्पांस होता है। जैसे आप इस सिस्टम से क्या चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपने शब्दों में कुछ लिखेंगे या बोलेंगे, और वो एक तरह से थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा उसको प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे एम्बिग्विटी हो सकती है, वहाँ वो आपके हिसाब से आंसर नहीं दे रहा है, वो अपने शब्दों में अपनी आंसर दे रहा है, तो वहाँ पे उसको प्रोसेस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको यूज़र का जो मोटिवेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो एक तरह से ये रिच सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, गेमिंग कंपनी यूजेस अ सर्वे टू आस्क यूजर्स अबाउट देयर फेवरेट गेम जेनर्स टू प्रायोरिटाइज न्यू फीचर डेवलपमेंट। तो कैसे एक नए जो गेम जेनर्स हैं उसके बारे में जानकारी लेके उनके प्रेफरेंस के हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंडक्ट अ क्वेश्चनर टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द मोबाइल्स ऑफ नेविगेशन। तो क्या वह जो उपयोग करता है सुगमतापूर्वक बहुत आसानी से सारे कार्य को कर पा रहा है, एक पेज से दूसरे पेज, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे आसानी से वो कार्य कर पा रहा है, तो ये हम कर पा रहे हैं। तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये इजी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द लार्ज ग्रुप है, ढेर सारे लोगों तक हम अपनी पहुंच तुरंत बना सकते हैं, ख़ास तौर पे आज ऑनलाइन ज़मानों में और क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये एफिशिएंट है गैदरिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ यूज़र ओपिनियन, चूँकि अब ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रहे हैं तो ज़्यादा ओपिनियंस मिल रहे हैं, ज़्यादा आपको फीडबैक मिल रहा है। रिजल्ट्स आर ईजिली क्वान्टिफाइबल फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन। जैसा कि मैंने बोला, क्लोज फॉर्म क्वेश्चन में एक तरह से इसको चंद सेकेंड्स में आप एक्सेल शीट में सारे जो एनालिसिस है, विश्लेषण आप कर सकते हैं और तुरंत उसके हिसाब से अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि लिमिटेड डेप्थ कंपेयर टू क्वालिटेटिव मेथड्स लाइक इंटरव्यू, चूँकि अब यहाँ पे जो उपयोग करता है वो आपके प्रश्नों के हिसाब से लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस में काम कर रहा है। हो सकता है कोई कई इसमें ऑप्शंस हो जो कि सूट ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वो रैंडमली कुछ फिल कर देगा। तो रिस्क ऑफ बायसेस रिस्पॉन्सेस इफ़ क्वेश्चंस आर नॉट वेल डिज़ाइन। तो अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं डिज़ाइन किया गया है तो एक तरह से वहाँ पे बायस रिस्पॉन्स मिल सकता है।
यूज़र्स में रस्ट क्वेश्चन ऑफ एन अफेक्टिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया इस लेक्चर में कि अगर आप कोई क्वेश्चनायर दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाए। वो रैंडमली फिल कर रहा है या क्वेश्चन पढ़ कर फिल कर रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके कई, इसको हैंडल करने के लिए कई और तरीके होते हैं, जैसे अलग अलग कंसिस्टेंसी चेक्स हैं जो हमें कुछ हद तक पता करने में मदद करते हैं कि जो आपका सर्वेयर है, जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चन नायर में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने ढंग से पढ़ के रिस्पॉन्स दिया है या रेंडमली बस कोई भी रिस्पॉन्स भर दिया है।